हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल एट क्रैक ग्रेड बी। काफ़ी टाइम से मेरे पास क्वेरीज आ रहे थे कि ये नबार्ड ग्रेड ए का जो सिलेबस चेंज हुआ है और इसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है सिलेबस के अंदर। उसको देखते हुए आज का जो वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है, इसमें मैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जितने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आप फेस कर सकते हो और कौन से पार्ट से कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे आंसर लिखना है, वो सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। और इसमें मैंने कुछ दो क्वेश्चन जो है सैंपल के रूप में भी दिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट we have prepared a NABARD grade A course and we are providing this course at ₹2,499 only, and we are covering all these parts with various resources like agriculture and rural development. We are covering from static part and economic and social issues static part. Various government schemes we are covering from various ministries, PIB and कुरुक्षेत्र and योजना, इसका भी बहुत ज़्यादा contribution है। तो ये सारे के सारी चीज़ों को हम अपने कोर्स के अंदर दे रहे हैं। मोर ओवर वी आर प्रोवाइडिंग 5 ESI and ARD मॉक टेस्ट फॉर फेज 1 एंड 5 ESI and ARD मॉक टेस्ट फॉर फेज 2। इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्टिव पार्ट को भी अपने इस कोर्स के अंदर दे रहे हैं आप लोगों को, जिसमें आपको मॉडल आंसर मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के साथ और क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और ये सारी चीज़ें आप अगर और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो सिलेबस है आपने ऑलरेडी देखा होगा, फिर भी मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। और ये जो सिलेबस है, मैं केवल जनरल पोस्ट की बात करूंगा। इसमें जो पेपर सेकंड है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज प्लस ARD के साथ जो है वो क्वेश्चन देगा आपको, जिसमें मैं आज केवल आपसे डिस्क्रिप्टिव टाइप की, क्योंकि जो सिलेबस मैंने लिया है ये मेंस का है, मेंस यानी फेज सेकंड के लिए है। इसमें देखिए दोस्तों, आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसके मार्क्स होंगे 50, जो आपको 30 मिनट में करने हैं। इसके अलावा जो मेन आज का हमारा टॉपिक है, जिस पर हम आज डिस्कशन करेंगे, वो है कि टोटल जो क्वेश्चन है वो 6 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और उन 4 क्वेश्चन में से भी 2 क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स के रहेंगे और जो बाकी 2 क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स के रहेंगे। तो ये टोटल 50 हो जाएगा, यानी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। अब नंबर ऑफ वर्ड्स और ये वर्ड लिमिट की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप एक चीज देख के चलिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है वो आपको 90 मिनट यानी 1.4 आवर्स में कंप्लीट करने हैं। और सबसे बड़ी चीज है, ये आपको लिखने नहीं है, ये आपको टाइप करने हैं। तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड वो आप दोस्तों अपनी मेंटेन करके रखना है। एक मीडियम जो स्पीड है पर मिनट वर्ड्स को टाइप करने की, वो आप कम से कम मेंटेन करना, ताकि आप अपने पेपर को ढंग से कर पाएं और पूरा कर पाएं। तो इसकी प्रैक्टिस आप क्या है, आज की डेट में सबके पास लैपटॉप कंप्यूटर होता ही है, तो आप इन क्वेश्चंस को लिखने की बजाय इनको टाइप करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम में। इसके अलावा देखिए, सिलेबस जो है वो पहले की तरह ही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। एग्रीकल्चर, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, फार्म एंड एग्री, ये सारा सिलेबस आपने देख लिया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। प्लांटेशन है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, और पॉलिट्री के बारे में पूछा है, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट चेंज, प्रेजेंट सिनेरियो इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। ये काफ़ी हद तक जो है करंट पार्ट को कवर करता है। तो करंट पार्ट आप यहाँ से सिलेबस के हिसाब से आप देखेंगे, और इसके रिलेवेंट जितनी भी न्यूज़ है मार्केट में, न्यूज़पेपर में, कुरुक्षेत्र में, योजना में, वो इनके रिलेवेंट आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अब इसके बाद रूरल डेवलपमेंट है। रूरल डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट है, रूरल पॉपुलेशन है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में कोई न्यूज़ में आ रहा है तो वो आपको देखना है। कीवर्ड साइट सर्च मारिए गूगल पे, उसके रिलेवेंट कोई भी न्यूज़ आप उसको पढ़ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ने से पहले आपको एक बार फॉर्मेट एक बार बता देता हूं। देखिए फॉर्मेट में क्या है, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे 4 क्वेश्चन है, जो मैं अपनी तरफ से आपको समझा रहा हूं, आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। अब इसमें से कुछ 15 मार्क्स के हैं और कुछ 10 मार्क्स के हैं।
तो जाहिर सी बात है जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके नंबर ऑफ वर्ड्स उसके अंदर कम हो जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि मैंने इस 6 क्वेश्चन को, जो टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको 3-3 में डिवाइड कर लिया। 3 क्वेश्चन इधर और 3 क्वेश्चन इधर। इसको मैंने नाम दिया स्टैटिक पार्ट, इसको मैंने नाम दिया डायनेमिक पार्ट। तो मैं आपको जो सलाह दूंगा, इसमें से आप 2 क्वेश्चन और इसमें से आप 2 क्वेश्चन, ऐसा मैं लेके चल रहा हूं। तो आपका क्या मतलब हुआ, स्टैटिक पार्ट में से आप 2 क्वेश्चन और डायनेमिक पार्ट में से आप 2 क्वेश्चन जो है, मतलब 2 क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। ये मेरा एजम्पशन है दोस्तों, ये मेरा एजम्पशन है केवल, ऐसा नहीं है कि इसी पैटर्न पर आपको पेपर मिल जाएगा। दिस इज ओनली माई एजम्पशन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन या मॉडल आंसर लिखने की जो प्रैक्टिस करें, वो 2 क्वेश्चन लें स्टैटिक पार्ट में से और 2 क्वेश्चन लें डायनेमिक पार्ट में से। स्टैटिक पार्ट में हो गया, जैसा मैंने आपको सिलेबस दिखाया था कि एग्रोनॉमी है, प्लांट एंड हॉर्टिकल्चर है, तो इसके जो स्टैटिक पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है और इसका इंडिया में क्या सिनेरियो है। तो ये क्वेश्चन जो हो गया, ये कैसा हुआ, स्टैटिक प्लस डायनेमिक पार्ट को मिक्स करके आया। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन पूरा स्टैटिक पार्ट पर भी दे दे, तो जैसे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है और इसके लिए इंडिया में क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन इस तरह से बन गया। इरिगेशन सिस्टम के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा वो, तो पूछेगा कि किस तरह का इरिगेशन सिस्टम इंडिया में यूज होता है, उसमें से 2 इरिगेशन सिस्टम को आप डिफाइन कीजिए। मैं लिख देता हूं यहां पे, व्हाट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम यूज्ड इन इंडिया। इसके बाद कहेगा डिस्क्राइब 2 मेथड। तो ये हमारा क्या हुआ, ये स्टैटिक पार्ट से दोस्तों क्वेश्चन हो गया। अब डायनेमिक पार्ट में से क्या कहेगा, मैं इसी के बेस पे ले लेता हूं, इरिगेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना है, उसके कंपोनेंट के बारे में बताइए। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, आपने पढ़ रखा होगा। लेकिन उसने ये पूछा, क्या प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना जो है वो वाटर को एफिशिएंटली यूज करने के लिए कितनी कारगर सिद्ध हुई है, कितनी बेनिफिशियल रही है, उसके बारे में बताइए। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको मिलेगी ना, ये मिलेंगी योजना और कुरुक्षेत्र के अंदर जो डेटा आता है ना, उसको पढ़ने से। तो वहां से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्कीम से रिलेटेड मिल जाएगा। हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको इस तरह का दे दे कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है और पिछले कुछ दिनों में मिल्क की जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो बढ़ी है, तो उसके ऊपर अपने विचार रखिए। तो आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, योजना प्लस कुरुक्षेत्र प्लस PIB प्लस और जो भी एक कोई भी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। हमारी जो करंट मैगजीन है वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे, मैंने अपने यहाँ से एक मैगजीन हम लोग निकालते हैं जिसमें हम लोग कंप्रीहेंसिवली ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करते हैं। और जून की जो मैगजीन है वो हमने टेलीग्राम पर ग्रुप पर अपने डाल रखी है, जून 2021 की। आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हमने कंप्रीहेंसिवली सारी चीजों को यूज किया है। तो आप जब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो ये मैगजीन हो गई, योजना कुरुक्षेत्र हो गई, PIB हो गई, गवर्नमेंट स्कीम्स आपने ऑलरेडी पढ़ी रखी हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ उसमें क्या है कि उसका जो अपडेशन वाला डेटा है वो अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। उससे आपके आंसर से आपका एग्जामिनर जो है बहुत ही प्रभावित हो जाएगा और उसके बाद आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, तैयारी आप जो क्वेश्चंस की शुरू करें, 2 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से लें, 2 क्वेश्चन डायनेमिक पार्ट से लें। और हम अपने यहाँ इनके मॉडल क्वेश्चन और मॉडल आंसर को तैयार कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ से भी इनको ले सकते हैं। अब एक मैंने मॉडल आंसर रखा है, जस्ट लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रोनॉमी। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एग्रोनॉमी एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। इजी क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आप सिलेबस देखेंगे डायरेक्टली वहां लिखा हुआ है, तो वहीं से मैंने क्वेश्चन तैयार किया है। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर कैसे लिखें।
देखिए, पहले तो समझने की कोशिश कीजिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एग्रोनॉमी। तो आपको यहाँ पर एग्रोनॉमी को समझाना है कि एग्रोनॉमी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी ब्रांचेस के बारे में भी लिख देंगे तो अच्छा हो जाएगा। फिर इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस को समझाना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन और इसकी इंपॉर्टेंस को समझाना है, और ये मुझे लगता है 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले इसके आंसर में हम लिखेंगे कि एग्रोनॉमी क्या होता है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप समझा दोगे, सिंपल है। देखो, आपको केवल एग्जामिनर को यहाँ पर इतना सेटिस्फाई करना है कि ये एग्रोनॉमी वर्ड है, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिला हुआ है, एग्रोस और नोमोस, और इन एग्रोस और नोमोस के जो मीनिंग है रेस्पेक्टिवली फील्ड और मैनेज है। यानी फील्ड पर मैनेज करने के लिए जिस साइंस को, जिस चीज को हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। तो लिटरली अगर इसको हम पूरे एक वर्ड में या एक सेंटेंस में लिखेंगे तो इट इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग फील्ड। तो ये 2-3 पंच लाइन है, बहुत जो पंच लाइन आपने लिख दी ना, एग्रोस और नेमोस को समझा दिया और उसकी लाइन लिख दी कि आर्ट ऑफ मीनिंग फील्ड, यहीं पर आपका एग्जामर प्रभावित हो जाएगा और आपसे बहुत ही मतलब इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा पड़ेगा क्वेश्चन में। और ज्यादा अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक्निकली इट मीन्स द साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बाय मैनेजमेंट ऑफ लार्ज फार्मलैंड। 3 चीजें याद रखना, वर्ड को डिफाइन कर देना, आर्ट ऑफ मैनेजिंग फील्ड को डिफाइन कर देना, और लास्ट में बता देना भाई ये साइंस है इकोनॉमिक ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बाय मैनेजमेंट ऑफ द फार्म फील्ड। अब इस डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन को समझाएंगे कैसे। एग्रोनॉमी इज द आर्ट एंड अंडरलाइंग साइंस इन द प्रोडक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ फील्ड क्रॉप्स विद efficient use of fertility, soil fertility, water, laborer and other factors related to crop production. In a nutshell, you can say that agronomy is the field of study and practice of way and means of production of food and feed and fiber crops. In last, आप चाहे तो ऐसे सेमीकोलन के अंदर इस लाइन को लिख देंगे तो फर्क पड़ जाएगा। Agronomy is defined as a branch of agriculture science which deals with the principle and practice of field crop production and management of soil for higher productivity। 3-4 वर्ड हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के अपनी लैंग्वेज में सजा देना, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है देखिए इसकी। एक्चुअली ये जो ब्रांच है, इट इज अ मदर ब्रांच, वी कैन से दैट। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मदर वगैरह इस तरह की कोई बात ना लिखें तो बेटर है। मतलब ये कहें कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। लाइक एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी इज एन इंटीग्रेटेड एंड अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ प्योर साइंस। मतलब कहने का मतलब यहां पर यह हुआ, आपको जो सेंट्रल आइडिया देना है आपने डेफिनेशन में दे दिया, और यहां पर सेंट्रल आइडिया देना है कि ये जो इसके 3 ब्रांचेज हैं, क्लियर ब्रांचेज हैं। फर्स्ट है क्रॉप साइंस, सॉइल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस। ये जो एग्रोनॉमी है, इन तीनों साइंस का इंटीग्रेटेड और कंबाइंड एफर्ट है जो हमको आउटकम के रूप में मिलता है। तो ये आप तीनों चीजें लिख देंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आ जाएगी। अब इसको एग्जांपल और दे देना भाई, थोड़ा टिपिकल वर्ड हो गया, क्रॉप साइंस, सॉइल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, थोड़े से टिपिकल वर्ड है, तो इसमें एग्जांपल आप कैसे दे सकते हैं। एक लाइन में पढ़ देता हूं। एग्रोनॉमी इज अ सिंथेसिस ऑफ सेवरल डिसिप्लिन, लाइक जो मैं आपको बता चुका हूं। क्रॉप साइंस में क्या क्या आता है, प्लांट ब्रीडिंग आती है, क्रॉप फिजियोलॉजी आती है और बायोकेमिस्ट्री आती है। इसके बाद सॉइल साइंस में क्या आता है, फर्टिलाइजर्स के बारे में बता देना, मैन्योर्स के बारे में बता देना उसमें। और एनवायरमेंटल साइंस में क्या आता है कि कोई भी मेट्रोलॉजी और क्रॉप इकोलॉजी है। मेट्रोलॉजी आपको वेदर फोरकास्टिंग है, क्रॉप इकोलॉजी में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है एग्रीकल्चर में, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। इन सारी चीजों का जो मिला जुला जोड़ है ना, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्रोनॉमी इन अवर एग्रीकल्चर फील्ड। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको आंसर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांस बन जाएंगे। और आपको क्या करना है, अपने सोच को अपनी टाइपिंग स्पीड के साथ मैच करा के जितना जल्दी से जल्दी लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अब एक क्वेश्चन है, वो देखिए, मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, ये कैसा था, स्टैटिक क्वेश्चन था, ये स्टैटिक पार्ट से था। मैंने आपको बताया कि 50-50% लेके रखना अच्छा रहेगा। अब ये क्वेश्चन है, ये आपका जो है डायनेमिक पार्ट से है। थोड़ा सा मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड किया है, नहीं तो मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता था। इसमें मैंने क्या कहा है, व्हाट इज द एवरेज एनुअल वाटर पोटेंशियल ऑफ कंट्री। अब पहले तो आपको यह बताना होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि एनुअल वाटर पोटेंशियल क्या है, चाहे उसका नेगेटिव साइड बताना या पॉजिटिव साइड बताना।
फिर ये बताना कि डू यू थिंक प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज एंश्योरिंग अ मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ द कंट्री। तो ये देखो दो पार्ट हो गए। इन दोनों पार्ट में ना आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, पार्ट 1 क्वेश्चन का और पार्ट 2, इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। पार्ट 1 में आपको बताना है एनुअल पोटेंशियल और पार्ट 2 में बताना है कि अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर रही है, और अगर पॉजिटिव इफेक्ट है तो वो कैसे मतलब और उसको बूस्ट कर रही है और चीजों को बूस्ट कर रही है ताकि हमारा वाटर पोटेंशियल जो है वो कंपनी का वो बढ़ जाए। तो देखिए सबसे पहले पार्ट 1 कवर करेंगे क्वेश्चन का, करंट वाटर पोटेंशियल एंड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। अब यहाँ पे देखा आपको इतने सारा डेटा दिख रहे होंगे तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है कि कुछ मतलब सारा डेटा आप लिखो, कुछ डेटा अगर आप लिख दोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, उससे आपके चांस काफी बढ़ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर है देखो, एज पर द रिसेंट गवर्नमेंट एस्टिमेट द एवरेज एनुअल वाटर पोटेंशियल इन द कंट्री इज 1869 BCM, जिसमें से वेयर इज द यूटिलाइजेबल वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो 1137 BCM है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, नेगेटिविटी शो कर दी। इसको भी इसने फर्दर बता दिया कि 690 BCM जो है वो सर्विस वाटर है और 447 BCM जो है वो रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर है। तो ये तो उसने बता दिया डेटा। अब द पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया इज रिड्यूसिंग प्रोग्रेसिवली ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन एंड इनजुडिशियस यूज ऑफ वाटर। ये दो पॉइंट देखो दोस्तों याद रखना, ये किसी भी क्वेश्चन में आप डाल सकते हो कि पॉपुलेशन की वजह से और इनजुडिशियस यूज ऑफ वाटर की वजह से हमारे जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर रिसोर्सेज है, उन पर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। तो आपने इस लाइन के अंदर एग्जामिनर को ये समझा दिया। अब डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हो। उसके बाद द एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो उसने डेटा दिया है 2001 से लेकर 2011 तक, वो उसने बताया है कि 1816 एंड 15456 है, जो रिड्यूस हो जाएगा 2025 और 2050 में 1340 और 1140। तो इस लाइन में आपने समझाई वाटर की महत्वता, सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर यूज आपने इस लाइन के अंदर समझाया। तो ये आपका पार्ट कवर हो गया जो उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा। अब सेकंड पार्ट कवर करेंगे कि भैया PMKSY क्या कर रहा है इसके लिए। अगर हमारे पास ये पोटेंशियल कम है और रिड्यूस हो रहा है, इट इज रिड्यूसिंग, तो व्हाट प्राइम मिनिस्टर कृषि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या कर रही है इसके लिए। तो आप बताएंगे, इसमें 3 लाइन मैंने ऐड की हैं, आप ऐसे 2-3 लाइनें याद कर लेना कि एक तो ये एंड टू एंड सोल्यूशन देता है इरिगेशन सप्लाई चेन में, वाटर सोर्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बताता है और फार्म लेवल एप्लीकेशन के बारे में इस स्कीम के अंदर दिया हुआ है। इन तीनों चीजों को कवर करता है। अब इसके बाद कुछ डेटा आप चाहो तो यहां से दे सकते हो, जैसे मैंने इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि 2016-17 के बाद गवर्नमेंट ने फोकस करना शुरू किया कि जो उनका जो एफर्ट था ना वो डाइवर्सिफाई हो रहा था। उन्होंने उस डाइवर्सिफिकेशन को कम करके उन्होंने बोला कि 99 जो हमारे ऑनगोइंग मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं उसको प्रायोरिटाइज करके पहले हम उसको खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो एक लाइन उसने यहां बता दी। उसके बाद क्या हुआ, आपने एक चीज सुनी होगी, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये क्या है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक कंपोनेंट है। इसका एक ऑब्जेक्टिव है, आप ये डेटा चाहो तो डाल सकते हो, ये बताएगा कि इसने एक इंक्रीमेंटल इरिगेशन पोटेंशियल यूज किया है 111.09 लाख हेक्टेयर और जिसका टारगेट था 151.33 लाख हेक्टेयर। तो आपने यहाँ पे इसकी महत्वता को बता दिया कि भैया प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना जो है वो उसका पोटेंशियल जो एक कंपोनेंट है उसने इतना टारगेट अचीव कर लिया है। इसका मतलब ये है कि हम लोग उस पाथ पर हैं जब हमारा वाटर पोटेंशियल जो रिड्यूस हो रहा है वो आप इम्प्रूव कर सकते हो। अब इसके बाद देखो इन्होंने बोला है कि AIBP में इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं, आप सीधे बोलना क्वेश्चन के अंदर कि AIBP यानी कि एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम का जो टारगेट है ना वो 73.4 करीब लिख दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो इतना टारगेट अचीव हो चुका है मार्च 2020 तक, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बोलना 74 अचीव हो चुका है। अगर आप चाहो तो और एक लाइन ऐड कर देना कि 12 स्टेट जो हैं वो नेशनल एवरेज से ऊपर चले गए हैं और 2 स्टेट ने तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है जिनका 103.7% जो है वो टारगेट अचीवमेंट का रिजल्ट आया है। तो आपने ये AIBP को ऐड करके PMKSY की डिटेल और उनके अचीवमेंट को बता दिया।
अब पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में थोड़ा सा आप अगर बता देंगे तो ये भी आपके क्वेश्चन के अंदर 4 चांद लगा देगा कि भैया पर ड्रॉप मोर क्रॉप के इनिशिएटिव जो है वो किसने लिया है, डिपार्टमेंट को मेंशन कर देना। उसके बाद ये क्या है, ये फोकस करेगा एनहेंसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी एट फार्म लेवल। इसके कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन थ्रू ड्रिप स्प्रिंकल इरिगेशन, पिवॉट एंड रेन गट्स ईटीसी, ये सारी की सारी चीजें आप उसके अंदर लिख देंगे तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप का भी कंट्रीब्यूशन आप दिखा सकते हो। इसके बाद एक चीज और ऐड कर देना कि डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ पीएमकेएसवाई क्या है। एक टारगेट है प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना का जिसमें ये बोलता है कि रेनफेड पोर्शन जो है ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड को आप रिच एरिया ट्रीटमेंट, ड्रेनेज लाइक रिपेयर एंड रेनोवेशन एंड सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नर्सरी रेजिंग और ये सारी की सारी चीजें जो आजकल यूज हो रही हैं वो इस पीएमकेएसवाई के कंपोनेंट को अगर आप अपने क्वेश्चन के अंदर ऐड कर दोगे तो एग्जामिनर काफी हद तक इम्प्रेस हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स भी देगा। तो ये सारी की सारी जो 2 क्वेश्चन थे, 1 स्टैटिक और 1 डायनेमिक, मैंने आपसे डिस्कस किया। इसी तरह से दोस्तों आप क्वेश्चन लिखना और अगले वीडियो में मैं कुछ मॉडल क्वेश्चन, मॉडल आंसर के साथ डालता रहूंगा और आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।